नमस्कार मित्रों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हम लोगों का लेक्चर 13वां है, जिसमें महत्वपूर्ण विषयों को हम लोग टारगेट कर रहे हैं और इसमें महत्वपूर्ण विषय जो पढ़ने जा रहे हैं वह है साइंस से संदर्भित। और यह लेक्चर हमारा होगा 13वां आरआरबी वन शॉट स्टैटिक जीके का बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आए हुए हैं। तो आप बिना विलंब के अपने क्लास को आप शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वह यह है कि परजीवी। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है उस ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया और जीवाणु से संबंधित था। किससे था? बैक्टीरिया और जीवाणु से संबंधित विषयों में हमने चर्चा की थी। अब हमारा विषय है परजीवी अर्थात प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। हमें क्या पढ़ना है? प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं पहले तो यह ध्यान दीजिएगा। प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं मलेरिया, पायरिया, कालाजार, पेचिस, सोने की बीमारी, यह जितनी बीमारियां हैं, यह सारी बीमारियां आपका किससे होता है? यह सारी बीमारियों परजीवी अर्थात प्रोटोजोआ से के द्वारा यह रोग फैलता है। अब हमें जो जानना यह है कि यह मलेरिया से, इस मलेरिया नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया नामक रोग से तिल्ली, जिसे हम आरबीसी कहते हैं, तिल्ली अंग प्रभावित होता है। आरबीसी कहने का मतलब इससे आरबीसी प्रभावित होता है। किससे? मलेरिया से। परजीवी इसका नाम है प्लाज्मोडियम और यह फैलता किससे है? फैलता है मादा एनोफेलीज नामक मच्छर से। यह रोग जो फैलता है किससे फैलता है? यह रोग मादा एनोफेलीज नामक रोग से फैलता है। दूसरा आपका है पायरिया। पायरिया नामक रोग कहां पाया, कौन सा अंग प्रभावित होता है? मसूड़ों से पायरिया। और इसका परजीवी है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। तीसरा रोग है कालाजार, इससे अस्थिमज्जा प्रभावित होता है। और लिस्मैनिया डोनोवानी, और इसका वाहक है बालू मक्खी। इसका वाहक कौन है? बालू मक्खी। पेचिस से प्रभावित होता है हमारा हाथ। इसका परजीवी है एंट अमीबा हिस्टोलिका। और सोने की बीमारी मस्तिष्क से संबंधित रोग है और इससे का परजीवी है ट्राइपैनोसोमा और फैलता है सीसी मक्खी के काटने से। सीसी मक्खी नामक मच्छर काटने से यह रोग फैलता है। आइए पढ़ते हैं अगला लेक्चर। यह आपका था परजीवी प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग था। अब हम यहां देखेंगे कि विषाणु वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी। वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो वायरस से होने वाली बीमारियों में हम देखेंगे एड्स है। कौन सी बीमारी है? एड्स है, हर्पीज है, पोलियो है, चेचक है, गलसोथ, खसरा, छोटी माता, ट्रेकोमोमा, हेमेटाइटिस, रेबीज, मोनिंजाइटिस, डेंगू। पहला तो यही प्रश्न आपको याद रखना है कि विषाणु से कौन कौन से बीमारियां फैलती हैं। तो विषाणु से होने वाली रोग जो हैं वह ये सारे हैं। अब इनसे कौन से अंग प्रभावित होते हैं? इन बीमारियों से कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो प्रतिरक्षा प्रणाली। इससे क्या प्रभावित होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरोधक क्षमता कह सकते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली से प्रभावित होता है। और यह एचआईवी नामक जीवाणु से फैलता है। किससे नाम है? एचआईवी। दूसरा है हर्पीज। हर्पीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हर्पीज से त्वचा नामक अंग प्रभावित होता है और इसे हर्पीस नामक जीवाणु से फैलता है। पोलियो गला, रीढ़, नाड़ी प्रभावित होती है। पोलियो से क्या क्या? गला, रीढ़, नाड़ी प्रभावित होती है और यह पोलियो नामक जीवाणु से। गलसोथ
पैराथायराइड ग्रंथ, गल शोथ से पैराथायराइड ग्रंथ है। इससे होता है मम्स वायरस से। किससे? मम्स वायरस से। इसके बाद है खसरा। खसरा भी संपूर्ण शरीर से संबंधित प्रभावित करता है। यह बीमारी खसरा संपूर्ण शरीर में फैलता है। और मोरविल्ली वायरस से। किससे? मोरविल्ली वायरस से फैलता है, नामक जीवाणु से। इसके बाद है छोटी मात्रा, ये भी संपूर्ण शरीर से है, वैरिसेला वायरस। इसका है मोरविल्ली वायरस और इसका क्या है? वैरिसेला वायरस। ट्रेकोमा, आंख संबंधी बीमारी। इससे कौन सा अंग, ट्रेकोमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख। क्लैमाइडिया टैकोमैटिस नामक जीवाणु से फैलता है। हेपेटाइटिस से यकृत प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? यकृत। रेबीज से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रैब्डो वायरस फैलता है। मोनोनजाइटिस मस्तिष्क नामक बीमारी। कौन सा है? मस्तिष्क। और डेंगू बुखार संपूर्ण शरीर करके, खासकर देखा जाए तो डेंगू संपूर्ण शरीर में वाहक है। अरबो वायरस के, किसके द्वारा? संपूर्ण शरीर खास करके अगर देखा जाए तो सिर, आंख एवं जोड़ों में दर्द होता है। संपूर्ण शरीर खासकर सिर, आंख एवं जोड़ अरबो वायरस से। किससे फैलता है? अरबो वायरस से। इसका जीवाणु का नाम क्या है? तो आपको पेपर में विशेष करके ध्यान देना यह है कि विषाणु नामक से कौन सी बीमारियां फैलती हैं। पहला तो यह प्रश्न ध्यान देना है। अब इसके बाद जीवाणु के नाम क्या है, यह भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लेकिन ज्यादातर प्रश्न आपके यहीं से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक पदार्थ और उनके प्राकृतिक स्रोत। रासायनिक पदार्थ यहां दिया गया है और इसके प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं, किन प्राकृतिक स्रोतों से ये रासायनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे यहां नाम दिया गया है केसीन प्रोटीन। तो केसीन प्रोटीन किस प्राकृतिक स्रोतों से मिलते हैं? तो केसीन प्रोटीन जो है दूध और पनीर से। किससे मिलते हैं? दूध और पनीर से। निकोटीन तंबाकू से। निकोटीन किसमें? प्राकृतिक स्रोत क्या है निकोटीन का? तंबाकू। कैफीन का प्राकृतिक स्रोत कहां से प्राप्त होते हैं? कहां से? चाय, कॉफी, कोको, चॉकलेट से कैफीन। कमल, चींटी, बिच्छू के डंक के विषम इसके प्रमुख प्राकृतिक स्रोत हैं। मानव हार्मोन तथा उनकी भूमिका। यहां हम देखेंगे मानव हार्मोन दिया गया है और इनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं क्या हैं। मानव हार्मोन तथा उनकी महत्वपूर्ण भूमिका यहां देखिए देखा जा रहा है। सोमोटोस्टेटिन से शरीर में वृद्ध हार्मोन के स्रावण को रोकना, वृद्ध हार्मोन को रोकने का के स्रावण को रोकना है। ऑक्सीटोसिन व पेटोसिन प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन जो है प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव और संकुचन को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों से दूध स्रावण को प्रेरित करता है। इसी के द्वारा, किसके द्वारा? ऑक्सीटोसिन के द्वारा। ऑक्सीटोसिन के द्वारा यह रहा। और इसी के साथ आप थोड़ा सा और भी ध्यान दे दीजिएगा, काफी पूछा जाता है। जैसे एड्रीनेलिन। अगला क्या है? एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन जैसे हार्मोन की क्या भूमिका होती है? तो हृदय स्पंदन। एड्रीनेलिन क्या है? हृदय स्पंदन। हृदय स्पंदन और रुधिर दबाव, श्वास का नियमन, शरीर को युद्ध पालन के लिए तैयार करना। हृदय स्पंदन और क्या कहा गया है? हृदय स्पंदन और रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन। रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन करता कौन? एड्रीनेलिन। अगला देखा जाए एस्ट्रोजन। ये भी एक हार्मोन है। एस्ट्रोजन भी क्या है? एस्ट्रोजन भी एक हार्मोन होता है
अब एस्ट्रोजन हार्मोन्स में शरीर की क्या भूमिका है? स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि। एस्ट्रोजन में क्या है? स्त्रियों में सहायक प्रजनन दर में वृद्धि करती है। ये क्या करती है? स्त्रियों में सहायक प्रजनन दर में वृद्धि व विकास में सहायक होती है। कौन? एस्ट्रोजन। और देखा जाए तो टेस्टोस्टेरॉन क्या है? यह पुरुषों में सहायक प्रजनन अंगों की, यह स्त्रियों में सहायक है, तो यह किस में है? पुरुषों में सहायक प्रजनन दर में वृद्धि। एस्ट्रोजन पुरुषों में सहायक प्रजनन दर में वृद्धि व विकास, प्रजनन दर में वृद्धि व विकास एस्ट्रोजन से संबंधित है। तो यह रहा आपका एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन। तो यहां पर आपसे मानव हार्मोन और उनकी भूमिका के संदर्भ में पूछा जा सकता है, जैसे सोमेटोस्टेटिन, ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन या एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोजन, इस ढंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पर लिखा गया है वसा में घुलनशील विटामिन, और एक जगह फिर दिया गया है जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन को आपको याद करने के लिए यह बहुत ही प्रश्न अच्छा पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो वसा में घुलनशील विटामिन को शॉर्टकट में ध्यान दीजिएगा, एडेक, यह जो है एडेक, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन से? एडेक। और यहीं पर इतना ही अपने मन से याद रखिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो जल में घुलनशील जो विटामिन है उन्हें कहा जाता है बी सी। कौन कौन से हैं? बी और सी। अब हम थोड़ा इसको वसा में जो घुलनशील विटामिन है उन पर हम थोड़ा सा परिचर्चा करते हैं कि वसा में कौन कौन से हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए है। कौन सा है? ए। आइए देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए से रेटिनाल, ध्यान दीजिए, विटामिन ए से रेटिनाल। अब ए विटामिन ए किस में पाया जाता है? प्रकृति में किन चीजों में विटामिन ए पाया जाता है? तो विटामिन ए कैरोटीन युक्त फल। विटामिन ए जहां पाया जाता, कहां पाया? कैरोटीन युक्त फल में, कैरोटीन युक्त फल में विटामिन ए पाया जाता है। किस में पाया जा रहा है? कैरोटीन युक्त फल में। और यकृत व आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाएं, यहां इसके महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं विटामिन ए के? विटामिन ए के महत्वपूर्ण स्रोत हैं कैरोटीन युक्त फल, इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और इसकी कमी, विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? अगर विटामिन ए की कमी पाई जा रही है तो इससे कौन से रोग हो गए होते हैं? तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होते हैं वो जैसे रतौंधी, रेटिनाल है या किससे है? रतौंधी, कार्निया नामक इससे रोग होता है। त्वचा की कोशिकाओं का अवरुद्ध होना, त्वचा की कोशिकाओं का अवरुद्ध होना, रुकना, त्वचा की कोशिकाओं का अवरुद्ध होना। अब यहां रहा विटामिन ए में क्या मिलता है? रेटिनाल। इससे कौन से अंग प्रभावित हो रहा है? क्या प्रभावित करता है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है रतौंधी नामक रोग। और क्या? कार्निया, त्वचा की कोशिकाओं का
अवरुद्ध होना, कोशिकाओं का पूरी तरह से विकास ना हो पाना इससे संबंधित है। ऐसे हो गया। अब दूसरा देखिएगा विटामिन डी, इसका रासायनिक सूत्र नाम जो है कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी से क्या होगा, आइए देखते हैं। विटामिन ए हो गया, अब हम क्या पढ़ेंगे, ए हो गया, अब अगला है एडेक। विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी से कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी से कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी से कैल्सिफेरॉल। इसके महत्वपूर्ण हम थोड़ा सा स्रोत को जानेंगे। विटामिन डी किसमें किसमें, इसके स्रोत क्या है, कहां से विटामिन डी मिलता है। तो इसका जो स्रोत है वह है मक्खन। विटामिन डी के स्रोतों को अगर हम देखें तो इसके महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं, मक्खन, यकृत, मछली, यकृत, मछली। इसके कैल्सिफेरॉल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं मक्खन, यकृत, मछली, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब इसकी कमी से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, इसकी कमी से कौन कौन से, कहा जाए इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सी बीमारियां आ जाती हैं। तो इसकी कमी से जो बीमारियां होती है विटामिन डी की कमी से जो बीमारियां होती हैं वह है सूखा रोग। कौन सा होता है, विटामिन डी की बीमारी से कौन सा रोग हो जाता है, सूखा रोग। विटामिन डी की बीमारी से कौन सा रोग हो जाता है, सूखा रोग। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया जो वयस्कों में होता है, किसमें होता है, वयस्कों में, वयस्कों में यह रोग पाया जाता है, वयस्कों में। तथा रिकेट्स, तथा या वयस्कों में तथा बच्चों में, यह रोग बच्चों में किस रूप में पाया जाता है, रिकेट्स। रिकेट्स नामक जो रोग उत्पन्न हो जाता है वह किसमें, बच्चों में। कहां, बच्चों में। तो एडेक के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, एडेक में देखा गया विटामिन डी, विटामिन डी से क्या है, कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल। अगला है विटामिन ई, अगला जो पढ़ेंगे हम लोग एडेक के वसा में घुलनशील के अंतर्गत, ए पढ़ लिए, डी, अगला क्या होगा, एडेक, विटामिन ई, एडेक बचा दो। अब ए से विटामिन ई को देखें, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन ई, विटामिन ई क्या है, टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, विटामिन ई में टेकोफेरॉल। अब विटामिन ई किसमें पाया जाता है, इसके महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं, तो इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं तेल, गेहूं, अंडे, तेल, गेहूं और अंडे, तेल, गेहूं, अंडे। कहा जाए तो इसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं जर्दी, सोयाबीन, जर्दी, सोयाबीन, सोयाबीन। तो इसके महत्वपूर्ण स्रोत कौन है, विटामिन ई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं तेल, गेहूं, अंडे, जर्दी और साथ ही साथ सोयाबीन। इसकी कमी से कौन, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, प्रभावित क्या होता है। तो इसकी कमी से अगर देखा जाए क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी कमी से जो प्रभाव पड़ता है जनन क्षमता में कमी आ जाती है, जनन क्षमता में, जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी हो जाता है। विटामिन ई की कमी से एपिथीलियम कमजोरी, एपिथीलियम कमजोरी,
यह इससे प्रभावित हो जाए, इसकी कमी से यह प्रभावित होता है। तो रहा ये एडेक। अगला आपका है विटामिन के, फेलोक्विनिन। विटामिन के इसको हम, विटामिन के क्या है? विटामिन के जो आपका है वह है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। अब फिलोक्विनोन विटामिन के, इसके महत्वपूर्ण हम क्या देखेंगे, इसके महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं, ये किसमें पाए, प्रकृति में किसमें पाए जाते हैं? तो विटामिन के में हरी पत्तियों में, अंडे में, ये कहां का मिल रहा है? हरी पत्तियों, अंडे, साथ ही साथ यकृत, टमाटर, गोभी आदि इसके प्राकृतिक स्रोत हैं। सोयाबीन आदि ये सब इसके प्राकृतिक स्रोत हैं। चोट और इससे, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से यदि चोट लग जाए, क्या लग जाए? चोट लग जाए, खून निकलना, अर्थात चोट लगने से धब्बा, खून का जमना कम हो जाता है। चोट लगने से, चोट लगने पर रक्त का जमना क्या हो जाता है? रक्त का जमना या रक्त का थक्का बनना रुक जाता है। रक्त का थक्का न बनने से रक्त जो है जल्दी से थक्का नहीं बनता, जिससे अत्यधिक रक्त स्राव होता है। जब थक्का नहीं बनेगा तो रक्त का इसमें क्या होगा? अगर थक्का नहीं बनेगा तो रक्त का इसमें ज्यादा स्राव होगा। रक्त का इसमें क्या हो जाएगा? ज्यादा स्राव। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? याद रखिएगा, वसा में जो घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, हेडेक कहा गया। ए से हमने बताया रेटिनॉल इसका नाम है, ए। उसके बाद डी से कैल्सिफेरॉल है, डी से क्या है? एडेक। ई से है आपका, ई से है टेकोफेरॉल, एडेक का। ई से आपका क्या है? टेकोफेरॉल, और ई से है टेकोफेरॉल, और एडेक के से है फेलोक्विनिन। तो यह आपका रहा जो वसा में घुलनशील हैं। तो वसा में घुलनशील आपके कौन कौन से हैं? आप जरूर इतना याद रखिएगा, ए, डी, ई और के, ये आपके वसा में हैं। लेकिन जल में घुलनशील जो विटामिन है वह आपके हैं बी और सी। कौन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन आपके कौन कौन से हैं? वह आपके केवल बी, सी को जरूर याद रखिएगा। डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि जल में घुलनशील विटामिनों के संदर्भ में। तो जल में घुलनशील विटामिन के संदर्भ में पढ़ते हैं। यहां जो पढ़ना है वह है विटामिन बी और सी, दो विटामिन के संदर्भ में। अब विटामिन B1, विटामिन बी का नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी का नाम क्या है? यहां देखें, थायमीन। विटामिन B1 का नाम है थायमीन। इसके महत्वपूर्ण स्रोत अगर हम देखें तो इसके महत्वपूर्ण स्रोत विटामिन 1 का है थायमीन। इसके महत्वपूर्ण जो स्रोत हैं, कहां कहां प्राकृतिक स्रोतों से पाए जाते हैं? तो अनाज, फलियां, सोयाबीन, अनाज, फलियां, सोयाबीन, अनाज, फलियां और कहां? सोयाबीन। अनाज, फलियां, सोयाबीन, इसके महत्वपूर्ण क्या है? अनाज, फलियां, सोयाबीन। अंडा, मांस, इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं विटामिन B1। और अगर विटामिन B1 की कमी पाई जाती है, अगर विटामिन B1 की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो इसमें बेरी नामक रोग होता है। कौन सा रोग हो जाएगा? इसकी कमी से बेरी नामक
रोग होता है। कौन सी? बेरी बेरी नामक रोग होता है। अगला है विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B2। विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। विटामिन डी का क्या नाम है? राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन। विटामिन डी का क्या नाम है? राइबोफ्लोविन। अब इसके महत्वपूर्ण स्रोत अगर हम देखें तो इसके महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? इसके जो जिसमें पाए जाते हैं वह है पनीर, अंडा। इसके महत्वपूर्ण स्रोतों में है पनीर, अंडा, हरी पत्तियां, पनीर, अंडा, हरी पत्तियां और दूध, यकृत इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके क्या हैं? महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और इसकी कमी से कौन सा प्रभाव क्या पड़ता है? अगर विटामिन 2 की कमी हो जाए या राइबोफ्लोविन की शरीर में क्या हो जाए या कमी पाया जाए तो इससे कौन सा रोग होगा? तो इसे किलोसिसिस रोग होता है। इसकी कमी से किलोसिसिस नामक रोग होता है। किलोसिसिस नामक रोग होता है। इसकी कमी से किलोसिसिस नामक रोग होता है। किलोसिस नामक रोग होता है। इसकी कमी किसकी कमी से? विटामिन B1, B2, B3। विटामिन B3 क्या है? विटामिन B3 यह विटामिन का नाम क्या है? नियासिन। क्या है? नियासिन। इसके महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? इसके महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? आइए इसको देखते हैं। विटामिन के इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं ईस्ट, मांस, विटामिन B3 अर्थात नियासिन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं ईस्ट, मांस, यकृत मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा। अंडा, दूध, मटर, मेवा इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और विटामिन 3 की कमी से सर क्या प्रभावित करता है? कमी से क्या कौन सी बीमारियां आ जाती हैं? तो इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। कौन सा? पेलाग्रा नामक रोग होता है। किसकी कमी से? विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। अगला आपका है विटामिन B4। विटामिन B4। अब विटामिन B4 के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? इसके महत्वपूर्ण स्रोत पर हम लोग चर्चा करते हैं। विटामिन B4 के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन यहां हमने क्या पढ़ा? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5। यहां क्या है? 4 नहीं बल्कि भाई क्या है? यहां विटामिन B5। तो विटामिन B5 को पेंटोथिनिल अम्ल क्या कहा जाता है? पेंटोथिनिल अम्ल। अब इसके महत्वपूर्ण विटामिन B5 के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसके हैं अंडा, यकृत, मांस, यकृत, अंडा, मांस, यकृत, अंडा और मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं जहां ये विटामिन B5 पेटोथिलिन अम्ल बनते हैं, पाए जाते हैं। अगर विटामिन B5 की कमी हो जाती है तो इसकी कमी से जो रोग होता है वह है चर्म रोग। चर्म रोग जो उत्पन्न होते हैं किस विटामिन की कमी से? विटामिन B5 की कमी से चर्म रोग हो जाएगा। वृद्धि कम हो जाएगी, चर्म रोग होगा और वृद्धि कम होगा। बाल सफेद, बाल यहां क्या हो जाएंगे? सफेद हो जाते हैं। बाल
का सफेद होना इसकी कमी से होता है। तो यहां हमने क्या देखा, B1 से इसका नाम क्या है, विटामिन B1 था थायमिन, विटामिन B2 से राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 से नियासिन, विटामिन B5 से पेटोफिनिल अम्ल होते हैं। अगला है विटामिन B6, विटामिन B6 से पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 को क्या नाम दिया जाता है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 से पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन। इसके महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं, इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं दूध, ईस्ट, मांस, दूध, ईस्ट, मांस इसके क्या हैं, महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और आप यकृत भी लिख सकते हैं, दूध, ईस्ट, मांस इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और इसकी कमी से विटामिन C की कमी से प्रभाव, इसकी कमी से क्या हो जाता है, रक्त क्षीणता। क्या हो जाता है, रक्त क्षीणता। और रक्त क्षीणता के साथ साथ कमी से रक्त क्षीणता और चर्म रोग और पेशी ऐठन। विटामिन 6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 से बायोटिन, विटामिन B7 क्या है, वायोटिन, विटामिन B7 से वायोटिन, विटामिन B7 से वायोटिन। इसके महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, विटामिन B7 के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, मांस, इसके महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, मांस, गेहूं, अंडा, मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली और चॉकलेट, सब्जी, फल इसके विटामिन बी से बायोटिन इसके महत्वपूर्ण क्या है, स्रोत हैं। और अगर इनकी कमी से कौन सा रोग होता है शरीर में, अगर इनकी कमी आ जाए तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन, चर्म रोग, बालों का झड़ना, चर्म रोग और बालों का झड़ना। किसके, विटामिन B7 बायोटिन से यह स्रोत है। और इसके साथ साथ होने वाले इसके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिन 9 फोलिक अम्ल, विटामिन B9 से क्या होता है, फोलिक अम्ल। इसके महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं, तो इस विटामिन फोलिक अम्ल के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं, तो हरी पत्तियां, यकृत, हरी पत्तियां और यकृत, और साथ ही साथ सोयाबीन, ईस्ट इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब अगर इसकी कमी होती है, इसकी कमी से कौन से रोग हो, तो क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विटामिन B9 सख्त देता और क्या हो जाएगा, वृद्धि में कमी, किसके, विटामिन B9 से रक्त क्षीणता और वृद्धि में कमी हो जाएगी, रक्त क्षीणता और वृद्धि में
कमी हो जाती है। और यहाँ पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि विटामिन B6 से विटामिन रक्त क्षीणता और चर्म रोग और पेशियों में, यहाँ भी देख रहे हैं विटामिन कौन सा, विटामिन B6 से। और यहाँ भी क्या है, रक्त क्षीणता भी हो रही है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, वृद्धि में कमी भी हो रही है। तो विटामिन B9, यहाँ विटामिन C को भी देखिए, विटामिन 9 लगभग यहाँ भी वही चीजें दिखाई दे रही हैं। यहाँ देखिए रक्त क्षीणता, चर्म पेशी ऐठन हो रहा है, यहाँ रक्त क्षीणता और वृद्धि में कमी, क्या हो रहा है, रक्त क्षीणता और वृद्धि में कमी। विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोक्लोबिन। विटामिन 12 का क्या है, साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन। अब इसके महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं, इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगर इसकी कमी पाई जाती है तो इसकी कमी से होने वाला कौन सा रोग है, तो इसकी कमी से होने वाला रक्त क्षीणता, इसकी कमी से रक्त क्षीणता और साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र में विकार उत्पन्न होता है। तंत्रिका तंत्र में विकार उत्पन्न होता है। तंत्रिका तंत्र में विकार उत्पन्न होता है किससे, साइनोकोबाल्मिन से, B12 से, B12। अगला है लास्ट विटामिन B, एक बचा आपका C। तो C से जो BC जल में घुलनशील है, एस्कार्बिक एसिड, विटामिन C से एस्कार्बिक एसिड। अब विटामिन C से एस्कार्बिक एसिड यह कहां पाया जाता है, आंवला, दूध, आंवला, नींबू, खट्टे फलों में, खट्टे फल, आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर, एस्कार्बिक एसिड, टमाटर। और इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग, स्कर्वी, और साथ साथ मसूड़ों में सूजन, इससे मसूड़ों में सूजन, इससे क्या होता है, स्कर्विक से मसूड़ों में सूजन भी आ जाता है। तो आपका रहा वसा में घुलनशील विटामिन, इसके बाद आपका जल में घुलनशील विटामिन। चिकित्सा संबंधित आविष्कार, चिकित्सा से संबंधित जो आविष्कार हुए हैं इस पर भी ध्यान देना है, चिकित्सा से संबंधित आविष्कार। तो अब जैसे है चिकित्सा से संबंधित आविष्कार में आपको जानना है, जैसे विटामिन है ना, विटामिन की खोज किसने की, यही जानना है विटामिन। अब विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज किया किसने, फंक ने। किसने किया, विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई, फंक के द्वारा, है ना। तो यही आपको जानना है चिकित्सा संबंधी बीमारी। तो विटामिन की खोज किसने किया, फंक ने। अब यहां विटामिन ए की खोज किसने की, विटामिन ए की खोज किसने की, विटामिन ए। तो विटामिन ए की खोज जिसने किया वह है मैकुलन। विटामिन ए की खोज किसने किया, मैकुलन महोदय ने। विटामिन ए की खोज किसने किया, मैकुलन। इसी ढंग से विटामिन बी की खोज, विटामिन बी की खोज, तो विटामिन बी की खोज का किसके द्वारा की जा रही है, तो मैकुलन द्वारा ये भी किया गया।
विटामिन बी की खोज भी किसने की? विटामिन बी की भी खोज किसने किया? मैकुलन ने। विटामिन सी की खोज, विटामिन सी की खोज, विटामिन सी, तो विटामिन सी की खोज जिसने की वो है होलकट महोदय। किसने की? होलकट महोदय द्वारा विटामिन सी की खोज की गई। विटामिन डी की खोज, विटामिन विटामिन डी की खोज हॉपकिंस हॉपकिंस के द्वारा किया गया। विटामिन डी की खोज किसने की? हॉपकिंस। हॉपकिंस ने हृदय प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने किया था? हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण की खोज की। होम्योपैथी की खोज किसने की थी? तो होम्योपैथी की खोज की थी हनीमैन ने। किसने किया था? हनीमैन के द्वारा होम्योपैथी की खोज की गई थी। मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी व चिकित्सा, मलेरिया परजीवी व चिकित्सा, इसकी खोज किसने की? रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस द्वारा। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया? रोनाल्ड रॉस महोदय ने इसकी खोज की थी। लिंग हार्मोन, लिंग हार्मोन, लिंग हार्मोन की खोज किए थे स्टेनाच महोदय के द्वारा। स्टेनाच महोदय के द्वारा लिंग हार्मोन की खोज की गई थी। गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियों, गर्भ निरोधक गोलियां की खोज की गई थी पिनकस महोदय द्वारा। गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसके द्वारा की गई थी? पिनकस के द्वारा की गई थी। आरएनए की खोज जो की गई है फ्रेडरिक मिसर महोदय द्वारा। फ्रेडरिक मिसर के द्वारा आरएनए की खोज की गई थी। डीएनए की खोज, डीएनए की खोज की गई थी फ्रेडरिक मेस्वर द्वारा। फ्रेडरिक मेस्वर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो चेचक व टीका, चेचक व टीका की खोज, चेचक व किसकी? टीका की खोज जो की गई थी वह एडवर्ड जेनर महोदय द्वारा। एडवर्ड जेनर महोदय के द्वारा चेचक व टीका की खोज की गई थी। बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच, किसके द्वारा? रॉबर्ट कोच। बैक्टीरिया की खोज जो की गई थी वह रॉबर्ट कोच। पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी जोनास साल्क द्वारा। जोनास साल्क द्वारा। किसके द्वारा किया गया? पोलियो वैक्सीन की खोज की गई जोनास साल्क द्वारा। बैक्टीरिया यहां जो था बैक्टीरिया टीबी बैक्टीरिया है। यह कौन है? टीबी बैक्टीरिया। और केवल बैक्टीरिया की खोज, टीबी बैक्टीरिया
यहां केवल क्या कहा जा रहा है, बैक्टीरिया की खोज। ल्यूवेनहाक महोदय द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई। रक्त समूह की खोज, समूह की खोज, लैंड स्टीनर, रक्त समूह की खोज की गई थी कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा, कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। तो आपका रहा चिकित्सा संबंधी आविष्कार। अगला है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान से संबंधित कुछ शाखाओं की हम यहां चर्चा कर रहे हैं। जीव विज्ञान संबंधी महत्वपूर्ण शाखाएं कौन कौन सी है, चलिए थोड़ी सी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि जीव विज्ञान से कौन कौन सी संबंधित शाखाएं हैं। तो पहला जीव विज्ञान से संबंधित शाखा है एनाटॉमी। यहां कौन सा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ये टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। एनाटॉमी जीव विज्ञान की शाखा है और यह विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विभिन्न अंगों की रचना का प्रदर्शन करता है। शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन जो करता है वह किस विधि द्वारा, विच्छेदन द्वारा, शरीर के विभिन्न अंगों का प्रदर्शन, विभिन्न अंगों की रचना का प्रदर्शन करता है। कौन, एनाटॉमी। इकोलॉजी, अगला है इकोलॉजी जो है जैविक और अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का, चाहे वह जैविक हो या अजैविक, जैविक और अजैविक वातावरण से जीवों के विभिन्न संबंधों का, जैविक और चाहे कैसे हो, अजैविक वातावरण के विभिन्न संबंधों का अध्ययन करता है। वातावरण के विभिन्न संबंधों का अध्ययन करता है। कौन, इकोलॉजी में जीवों, जैविक एवं अजैविक वातावरण संबंधी जीवों का अध्ययन करता है। संबंधी जीवों का अध्ययन करता है। कौन, इकोलॉजी। अगला है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी। अब एंडोक्राइनोलॉजी यह किसका अध्ययन करता है, तो एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन है। अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन है। कौन, एंडोक्राइनोलॉजी। अगला है एंटोमोनोलॉजी। एंटोमोनोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। एंटोमोनोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन करता है। एंटोमोनोलॉजी। जेनेटिक्स किसका अध्ययन करता है, जेनेटिक्स जो है अध्ययन करता है जीवों के आनुवंशिक लक्षण या वंशगति का। जेनेटिक्स किसका अध्ययन करता है, वंशगति का अध्ययन करता है। वंशगति का अध्ययन करता है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन करता है, जीवों के आनुवंशिक लक्षणों का, अगर आप कह सकते हैं वंशगति का अध्ययन करता है। हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी रुधिर संबंधी रोगों का,
या रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन करता है। हीमोटोलॉजी रुधिर या रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन करता है। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो अति सूक्ष्म जीवों का। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसके द्वारा? माइक्रोबायोलॉजी द्वारा किया जाता है। अगला है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जीव विज्ञान के जो शाखाएं हैं उनके जनक कौन हैं? तो चलिए अब थोड़ा सा जनक के संदर्भ में जाने। जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक कौन हैं? जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक कौन हैं? जनक के संदर्भ में जानना है तो जैसे जंतु विज्ञान। अब जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं? तो जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं? तो जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्ट वनस्पति विज्ञान के ये जनक हैं। जीवाणु विज्ञान के जनक हैं लुई पास्चर। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हैं? तो जीवाणु विज्ञान के जनक आपके हैं लुई पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक। तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक आपके कौन हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक आपके हैं एडवर्ड जेनर। रुधिर परिसंचरण तंत्र रुधिर परिसंचरण के जनक हैं विलियम हार्वे। रुधिर परिसंचरण के जनक कौन हैं? विलियम हार्वे। इसी प्रकार से कोशिका विज्ञान के जनक तो कोशिका विज्ञान के जनक हैं रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान के जनक कौन हैं? रॉबर्ट हुक। रुधिर वर्ग के जनक हैं। तो रुधिर वर्ग के जनक हैं कहा जाए कार्ल लैंड स्टीनर रुधिर वर्ग के जनक हैं। अगला है आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी के जनक हैं ग्रेगर जार मेंडल। आनुवंशिकी के जनक हैं ग्रेगर जान मेंडल। आनुवंशिकी के जनक कौन हैं? आनुवंशिकी के जनक हैं ग्रेगर जान मेंडल। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान
विज्ञान के जनक हैं बीरबल साहनी। बीरबल साहनी। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? बीरबल साहनी। सूक्ष्मदर्शिका, सूक्ष्मदर्शिका यहां देखा जाए, सूक्ष्मदर्शिका के जनक, सूक्ष्म दर्शिका के जनक, सूक्ष्म दर्शिकी के जनक एंटनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटनी वान ल्यूवेनहॉक। जीन चिकित्सा, जीन चिकित्सा, जीन चिकित्सा, जीन चिकित्सा के जनक हैं, जीन चिकित्सा के जनक आपके हैं एंडरसन। एंडरसन। जीन चिकित्सा के जनक हैं एंडरसन। तो आपका क्या हो गया? जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। अब हमें जो पढ़ना है वह है भारत के प्रमुख अनुसंधान रिएक्टर। क्या पढ़ना है? भारत के प्रमुख अनुसंधान रिएक्टर। तो भारत के प्रमुख अनुसंधान रिएक्टर पर हम लोग पर चर्चा करते हैं। भारत के प्रमुख अनुसंधान रिएक्टर, यह टॉपिक हमारा है। भारत के प्रमुख अनुसंधान रिएक्टर कौन कौन से हैं? तो पहला है, और कहां स्थित है यही जानना है, अप्सरा। भारत का परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा। अप्सरा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कहां स्थित है? ट्राम्बे। ट्राम्बे। ट्राम्बे में कहां? ट्राम्बे कहां है? महाराष्ट्र। ट्राम्बे कहां है? अप्सरा ट्राम्बे कहां है? महाराष्ट्र। इसका निर्माण वर्ष है 1956। इसका निर्माण वर्ष कब है? 1956। दूसरा है साइरस। साइरस। साइरस इसका भी क्या है? ट्राम्बे। ट्राम्बे में कहा? यही है महाराष्ट्र। इसकी स्थापना वर्ष है 1960 में। कब है? 1960 में। अगला है जर्लीना। जर्लीना। जर्लीना भी कहाँ है? ट्राम्बे। कहाँ है? ट्राम्बे। और इसका स्थापना वर्ष है 1961 में। कब है? 1961। दूसरा इसके बाद है पूर्णिमा। पूर्णिमा ये कहाँ स्थित है? ये भी है ट्राम्बे, महाराष्ट्र। और इसका स्थापना वर्ष है 1972। पूर्णिमा का स्थापना वर्ष कब है? 1972। तो अब पूर्णिमा फर्स्ट, पूर्णिमा सेकेंड, पूर्णिमा फर्स्ट, अब क्या होगा? पूर्णिमा सेकेंड और पूर्णिमा थर्ड। पूर्णिमा फर्स्ट, पूर्णिमा सेकेंड और पूर्णिमा थर्ड। तो इसका है 1900, पूर्णिमा सेकेंड का 1984, 1984 और पूर्णिमा थर्ड का है 1990 में। पूर्णिमा थर्ड का कब है? स्थापना वर्ष 1990 में। ध्रुव। ध्रुव भी कहाँ है परमाणु रिएक्टर? ध्रुव भी परमाणु रिएक्टर ट्राम्बे, महाराष्ट्र। ध्रुव भी कहाँ है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र। इसका स्थापना वर्ष है 1985। इसकी स्थापना वर्ष कब है? 1985। अप्सरा यू। अप्सरा यू ये भी कहाँ है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। और इसका स्थापना वर्ष है 2018। इसका स्थापना वर्ष कब है? 2018। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर टेस्ट
रिएक्टर, रिएक्टर, फास्ट बिजर टेस्ट रिएक्टर, कलपक्कम तमिलनाडु। ये कहाँ है? कलपक्कम, कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु। और इसका स्थापना वर्ष है 1985, 1985 में। किसका? फास्ट बिडर टेस्ट रिएक्टर कामनी। अगला क्या है? कामनी, कामनी। अगला क्या है? कामनी, कामनी का इसका क्या है? ये भी है कलपक्कम तमिलनाडु। कहाँ है? कलपक्कम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु। और इसका स्थापना वर्ष है 1996। कब है? 1996 में। तो यह रहा है आपका भारत के परमाणु अनुसंधान रिएक्टर। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सूची, भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सूची यहां आपको बता देनी है। तो चलिए थोड़ा सा शुरू करते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सूची में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तारापुर, तारापुर, यहां तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये कहाँ है? ये है बोईसर, बंबई में है बोईसर, बोईसर, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बोईसर। कहाँ? महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बोईसर, इसकी स्थापना हुई है 1969 को। कब की गई है? 1969। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये कहाँ है? ये कहाँ है? राजस्थान, रावत भाटा, रावत भाटा, राजस्थान रावत भाटा। इसकी स्थापना कब हो रही है? इसकी स्थापना हो रही 1973 में। कब हो रही है? 1973 में। नरोड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नरोड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नरोड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। इसका स्थापना वर्ष, तो इसकी स्थापना वर्ष है 1991 में। इसकी स्थापना वर्ष कब है? 1991 में है। काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये कहाँ है? ये है सूरत, गुजरात। कहाँ है? सूरत, गुजरात। काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र सूरत, गुजरात। 1993, 1900। इसकी स्थापना वर्ष कब है? 1993। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ है? कैगा नामक स्थान पर है। कैगा है कहाँ? ये स्थान है कर्नाटक राज्य। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। और इसका स्थापना वर्ष है 2000। कब है? 2000 में इसकी स्थापना हुई है। तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तिरुनेलवेली, तिरुनेलवेली, तिरुनेलवेली तमिलनाडु।
कहाँ है? तमिलनाडु। इसका स्थापना वर्ष अगर देखा जाए तो इसका स्थापना वर्ष है 2014। 2014 में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ? तिरुनेलवेली में हुआ था। और कब? 2014 में। तो यह आपका रहा भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र। क्या था? भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र। हम यहाँ इसकी चर्चा कर दिए हैं कि भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्रों में यह आपका रहा प्रमुख ऊर्जा संयंत्र। अगला देखते हैं। अगला है कुछ महत्वपूर्ण उपग्रह तथा उनके प्रक्षेपण। यहाँ उपग्रह का नाम दिया गया है, प्रक्षेपण की तारीख दी गई है और किससे प्रक्षेपित, किस यान के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है, किस यान के द्वारा। तो यहाँ देखिए आर्यभट्ट का परीक्षण कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? 1975 को आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था, है ना। और इसका प्रक्षेपण यान क्या है? C1 इंटरकास्मास। इस किससे प्रक्षेपित, किस यान से किया गया था? C1 इंटरकास्मास। भास्कर फर्स्ट 7 जून 1979 को प्रक्षेपण किया गया और किस यान से? C1 इंटरकास्मास से। एप्पल 19 जून 1981 में एरियन 1V3 के द्वारा। इनसैट 1A 10 अप्रैल 1982 को डेल्टा नामक प्रक्षेपण यान से। और क्रोस 1 24 मार्च 1987 के ASLV D1 से। इनसैट 1C 22 जुलाई 1988 के एरियन 3। इनसैट 1D 12 जून 1990 में डेल्टा 4925 से। इनसैट 2-1 10 जुलाई 1952 एरियन 44LH10 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। IRS 1E 20 सितंबर 1993 PSLV D1। इनसैट 2C 7 दिसंबर 1905 एरियन 4LH0 से। अगला है इनसैट 2D 4 जून 1957 एरियन 44LH03 से प्रक्षेपित किया गया। कुछ महत्वपूर्ण उपग्रह तथा उनके प्रक्षेपण यान से संबंधित थे। और इसी के साथ ही मित्रों आज के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगले लेक्चर में पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।